हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा और मोनू शर्मा आज आप लोगों के लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बिलियन का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। वो क्या है टॉपिक? परासरण दाब को निकालना। यानी कि परासरण दाब को किस तरह से निकाला जाता है, परासरण दाब की गणना। ठीक, क्या होता है परासरण दाब? तो सबसे पहले हम देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब की डेफिनेशन पिछली लेक्चर में हम बता भी चुके थे, इस लेक्चर में हम दोबारा से बता रहे हैं। तो सुनिए, क्या बताया था हमने पिछले लेक्चर में, यानी कि पिछले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको बताया था कि जब एक तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर जो गति करता है, गमन करता है, तो उसे जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते थे? परासरण। जो उस घटना को क्या कहते थे हम? परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस कहते थे। और अगर परासरण को रोकने के लिए पदार्थ के जो भी दाब की जरूरत होती थी, सीधी सी बात है, पदार्थ को सॉरी परासरण को रोकने के लिए पदार्थ द्वारा जो भी दाब लगाया जाता था उसे परासरण दाब कहते थे। ठीक है ना? अब हम इसमें परासरण दाब को किस तरह से निकाला जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हों, आ चुके हैं वो वाले ही हम कराएंगे। ठीक है, यानी कि 2024 में या 23 में और 22 में इस तरह से जो आए हैं वही वाले हम कराएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जब करें सॉल्व हम लोग, तब हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, उनको पहले ही सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमें समझाना तो है तो हम वही ना समझाएं जो कि आ चुके हैं, जो कि हम आगे दोबारा समझाएंगे, जिससे कि आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम पहले बताते हैं कि परासरण दाब होता क्या है, कैसे होता है, ये तो हम बता चुके हैं। अब हम इसमें ये बताएंगे कि परासरण दाब कम ज्यादा कैसे हो सकता है। जैसे देखो बताते हैं कि अगर हमने कोई भी विलयन है, दो तरह के विलयन हमने बताए थे, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होता है? में थोड़ा पतला टाइप में, इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? पतला सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है? यानी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन कैसा होता है? सांद्र, यानी कि जिसमें क्या होता है? थोड़ा गाढ़ापन होता है। ठीक है, तो इस तरह से विलयन हमने आपको बताए थे। ठीक, अब हम ये बताएंगे कि ये जो गाढ़ापन है, पतलापन है, यानी कि जैसे देखो ये तनु विलयन है। क्या है? तनु विलयन। अगर ये सांद्र विलयन की ओर गमन करता है, गति करता है, सांद्र विलयन की ओर गति करता है, पहले एक टॉपिक लिखते हैं, क्या है? परासरण दाब, ऑस्मोसिस, प्रेशर। ठीक है, तो देखो अगर विलयन तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो इनमें मूवमेंट होता है, जो बल लगता है, उसी को होता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो परासरण दाब होता है वो किस पर निर्भर कर रहा है? इनकी सांद्रता पर। इनमें चेंज क्या है? सिर्फ सांद्रता। क्या चेंज है इनमें? सांद्रता। ठीक है ना? किस पे चेंज कर रहा है? डिपेंड कर रहा है सांद्रता पर। ठीक है, तो सांद्रता पर डिपेंड कर सकता है। जैसे जैसे अगर सांद्रता बढ़ रही है, जैसे जैसे अगर गाढ़ापन बढ़ रहा है, तो प्रेशर कैसा होगा? बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जैसे जैसे चीज ठोस होती रहेगी, यानी कि और पास पास आते रहेंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आते रहेंगे, वैसे वैसे उसका जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? यानी कि अगर सांद्रता बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तब भी क्या होगा? परासरण दाब बढ़ेगा। ठीक है ना?
तो यानी कि सीधी सी बात है कि दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, चाहे टेम्परेचर को बढ़ाओ चाहे कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता को बढ़ाओ, दोनों से हमारा जो परासरण दाब है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी पतला चीज है, जैसे कि पानी में हाथ रख रहे हैं तो हम आराम से जैसे उंगली को डाला आराम से डिप कर सकते हैं। वही थोड़ी लोहे में डालें, लोहे में उंगली टूट जाएगी लेकिन उंगली उसमें जाएगी नहीं। इसका मतलब है कि उसके जो अणु है वो पास पास है, इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट अवस्था में यानी कि सांद्र है, गड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन उनका बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट है, हाई है, उच्च है। और वहीं तनु का कम होता है तो दूर होते हैं डाइल्यूट का। ठीक है, तो ऐसा ही होता है इसमें। तो देखो, तो सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसी के आधार पर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जे एच वनटॉप। डच के वैज्ञानिक थे, डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, जे एल वनटॉप। देखो क्या नाम था इनका, जे एच वनटॉप। ठीक है, इन्होंने दो नियम बताए हैं। एक इनसे पहले के वैज्ञानिक थे बॉयल्स और चार्ल्स, उन्हीं के नियमों को इन्होंने थोड़ा आगे बताया, उन्होंने आगे बढ़ाया। क्या कि इन्होंने बताया कि जो परासरण दाब होता है, जो ऑस्मोसिस प्रेशर होता है, जो परासरण दाब होता है, वो परासरण दाब यानी कि परासरण दाब को हमने पी से डिनोट कर दिया। यहाँ पर परासरण दाब विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर कर रहा है, सांद्रता पर। कंसेंट्रेशन तो इससे हमने सी से डिनोट कर दिया। ठीक, ये है फर्स्ट, और यही किसने दिया था, बॉयल्स ने। ठीक है, ऐसा ही बॉयल्स ने लगभग दिया था, तो इसीलिए इसको क्या कहते थे, बॉयल्स बॉन्ट हाफ नियम। ठीक है, बॉयल्स बॉन्ट हाफ नियम, ये इनका पहला नियम था। ठीक है, कि पी इज प्रोपोर्शनल टू सी, यानी कि जो परासरण दाब होता है वो कंसंट्रेशन पर क्या हो रहा है, निर्भर हो रहा है। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है, निर्भर हो रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाते हैं, तो सबको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं। ठीक है, तो हम कांस्टेंट का साइन अभी ना हटा के बाद में हटाएंगे। ठीक है, तो इसको, लेकिन सांद्रता क्या होती है, क्लास 11th में आप लोगों ने सबने पढ़ी है कि सांद्रता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन को ही विलेय की सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या n मान ली हमने, और विलयन का जो आयतन था वो क्या मान लिया हमने, v। यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या कह देते हैं, v। यानी कि ये c, यहां से क्या होता है, c इज इक्वल होता है n अपॉन v, वॉल्यूम। ठीक, तो ये क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ना देके हम इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं, और ये देखो ये जो डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो p, इसी को रहने दो। ठीक है, इसी को क्या दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको क्या दे दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। किसको, p इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v, इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या कहा था इन्होंने ही, कि किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसके ताप पर भी निर्भर करता है। यानी कि ताप बढ़ेगा तो परासरण दाब बढ़ेगा, ताप घटेगा तो परासरण दाब घटेगा, यानी कि ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, वो किसने बताया था, वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स। क्या था नाम, चार्ल्स। तो वो देखो सेकंड नियम, सेकंड क्या था इनका, चार्ल्स बॉन्ट हाफ नियम। यानी कि इन्होंने चार्ल्स के जो नियम था उसमें कुछ चेंज किया था। इन्होंने क्या चेंज किया कि इनसे ये बताया था कि जो परासरण दाब होता है, पी होता है, यानी कि जो प्रेशर होता है वो हमारा टेम्परेचर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। ठीक, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एक क्या आया, P इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v, यानी कि जो परासरण दाब ऑस्मोसिस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v,
यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। सेकेंड रूल से क्या आया है, चार्ल्स वन टॉप रूल से, ऑस्मोसिस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि तापमान पर परासरण दाब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट निर्भर कर रहा है किस पर, डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये घट रहा है, यानी कि डायरेक्ट कर रहा है। अगर यही टेम्परेचर बढ़ने पर परासरण दाब कम होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 1/T कर देते, ठीक है। यानी कि इस पर निर्भर कर रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो परासरण दाब कम हो रहा है, परासरण दाब कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, परासरण दाब बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से क्या हो रहा है, अपोजिट काम हो रहा है, यानी कि उल्टा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि इसको जो P इज प्रोपोर्शनल टू T है ना, इसको लिख देंगे 1/T, 1 टेम्परेचर, ठीक। तो इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं लगाया, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का नहीं लगाया, ये हमने समानुपाती का लगा दिया। इसे समानुपाती भी कहते हैं और अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि P अनुक्रमानुपाती है T के, समानुपाती है T के, ये भी कह सकते हैं। अब देखो समीकरण 1 व 2 दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, P इधर भी है इधर भी है तो एक बार लिख लिया, प्रोपोर्शनल का साइन इधर भी है इधर भी है, लिख लिया, N/V और T, N/V ऐसा ही लिख लिया, T जो है टेम्परेचर, इसको ऊपर है यानी कि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब है इसको ऊपर लिख दिया, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये जो V है, अभी अभी हमने आपको बताया था कि ये जो B है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहां से क्या हो जाएगा, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, ठीक है, NT। इसमें तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई आ जाता है। अब अभी ये भी बताया था कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो एक कांस्टेंट हम लेके आए हैं, जैसे PV इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, इक्वल लगा दिया, अब इसकी जगह पे एक कोई कांस्टेंट लाएंगे, वो हमने मान लिया अपनी तरफ से R, ठीक, क्या मान लिया हमने, R, और NT ऐसा ही लिख दिया, तो इससे क्या निकला, PV बराबर, ये पहले लिख लेंगे NRT, क्या आया यहां से, PV बराबर NRT, इसी को बांट हाफ समीकरण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बांट हाफ समीकरण, यह है बांट हाफ समीकरण कहलाता है, यह समीकरण बांट हाफ समीकरण कहलाता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बांट हाफ इक्वेशन, ठीक है, यह बांट हाफ समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर हमने बताया भी था P क्या होता है, परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है, N नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, R को कहते हैं गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, ये क्योंकि हमने ये क्या लिया, नियतांक लिया है, नियतांक यानी कि इसमें कुछ जोड़ा है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, गैस नियतांक, ये क्या है, गैस नियतांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.082 लीटर वायुमंडलीय प्रति, लीटर वायुमंडलीय प्रति डिग्री प्रति मोल, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, 0.82 1V आती है लिखी, लीटर वायुमंडलीय प्रति डिग्री प्रति मोल, ठीक है, ये क्या होती है इसकी वैल्यू, और T फॉर टाइम, वो सॉरी टेम्परेचर यानी कि तापमान, ठीक, ये थी आपकी परासरण दाब को निकालने का फॉर्मूला निकाला है। अब परासरण दाब ये किस पर लागू करेगा, किन किन पदार्थों पर लागू करेगा, किन किन के लिए निकाला जाएगा, तो हर किसी के लिए तो सब चीज लागू होती नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर नियम हर किसी पे लागू नहीं होता है, किसी पे होगा किसी पे नहीं होता है। तो जो जैसे कि कोई सजा है जो गलती करेगा उसी के लिए है,
और जो गलती नहीं करेगा उसके लिए सजा नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए इनाम मिलता है, कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए सजा होती है, यानी कि हर किसी के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। तो वैसे ही ये जो नियम है वो हर किसी पर, यानी कि जो सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये हर किसी पर फॉलो नहीं करेगा। ये कुछ ही तरह के पदार्थ होते हैं उन पर फॉलो करेगा। किस पर? ये इसके अगर हम अनुप्रयोग लिखते हैं, यानी कि अनुप्रयोग लिखेंगे, इसके अगर हम उपयोग लिखेंगे कि ये किन पर करता है, तो ये अवाष्पशील अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य घट्य पदार्थों का परासरण दाब निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस क्या है? इसके अनुप्रयोग। बोर्ड छोटा है तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करके लिखा है। ठीक है, कोई नहीं, 1-2 दिन में बड़ा बोर्ड आ जाएगा, उससे और अच्छा रहेगा, उससे समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों का परासरण दाब निकालने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हैं कि परासरण दाब निकाल सकते हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? ऑस्मोसिस प्रेशर निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी से हम पदार्थों का जो विलेय है, पदार्थों का अणुभार भी निकाल सकते हैं, अणुभार निकालने में। ठीक है, तो ये किया जाता है, यानी कि ये अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए होता है, अदरवाइज सब कुछ नहीं होता है। तो आगे का हम क्वेश्चन इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो देखते हैं।